बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Speaker, National Assembly, Federal Ministers, Service Chiefs, ख्वातीन और हज़रात, Members of Diplomatic Community, सबसे पहले मोईद मैं आपको और नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न को खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने बड़ी मेहनत करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट डेवलप की और आपने नेशनल सिक्योरिटी को सही माने में डिफाइन किया, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की एवोल्यूशन हुई वो एक बड़ी इनसिक्योर एनवायरनमेंट में हुई और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी थी वो वन डायमेंशनल हो गई। और अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि हमारा एक नेबर जो 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें जो ये इनसिक्योरिटी आई पहले से ही, जो 1948 में पहली उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई और उसके बाद 65 में, तो वो जो सारा हमारा माइंडसेट था वो सिर्फ वन डायमेंशनल था कि हमें मिलिट्री सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और यहाँ मैं आज ज़रूर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करूँगा कि इसके बावजूद कि हमारी बड़ी थ्रेट थी और बड़ा मुल्क था उनका, जिस तरह उन्होंने हमें सिक्योर रखा। और ये जो अभी रिसेंटली भी ये जो वॉर ऑन टेरर हुई, इसके अंदर जो कुर्बानियाँ हमारी फोर्सेस की थी और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सिक्योर किया, आपको सिर्फ मुसलमान दुनिया में देखना चाहिए कि किस तरह की आज भी किस तरह के उनकी तबाही हुई, जो वो सिक्योर नहीं कर सकी उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मुल्क को। और आप ऊपर से शुरू, लिबिया से शुरू हो, सोमालिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बोस्निया से शुरू हुआ था 90s में। तो हम आज बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेन्ड सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने हमें सिक्योर किया। लेकिन आज मोईद आपने जो मेहनत की, सारी कौम का कंसेंसस बना के एक कौम का आपने किबला दुरुस्त किया, डायरेक्शन दी है कि सिक्योरिटी की बड़ी डायमेंशंस हैं। और अगर सिर्फ वन डायमेंशनल हो तो हमारे सामने सोवियत यूनियन का एक मिसाल है कि दुनिया की सबसे तकड़ी फोर्सेस भी एक सोवियत यूनियन को इकट्ठा ना रख सकी। तो ये जो आपने एक ऑल इनकम्पसिंग मल्टी डायमेंशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी दी है, ये अब हमारी सारी कोशिश है कि जो हमारी सारी गवर्नमेंट है, पब्लिक है, वो सब एक डायरेक्शन में जाए। इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इकोनॉमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। और उसकी वजह क्या है कि कभी भी एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया। और इकोनॉमी के अंदर भी कभी भी ये समझ नहीं आई कि हमने अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर करना कैसे है। ग्रोथ रेट हमारी ऊपर जाती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता था। रुपए जब नीचे जाता था, IMF के पास जाना पड़ जाता था। और जब भी आप IMF के पास जाते हैं, IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको। तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सिक्योरिटी नॉट नेसेसरली आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं
सिक्योरिटी मीनिंग कि आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है, और जो आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है जब आपकी अवाम आपके साथ खड़ी हो जाती है, वो एक्चुअल आपकी सिक्योरिटी है। जब आपकी अवाम स्टेक होल्डर्स बन जाती है एक मुल्क को बचाने के लिए। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट अब आपने दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ का, कि हम जब तक एक कौम बाहसियत कौम डेवलप नहीं होंगे, हम अगर एक ही सेक्शन डेवलप हो जाएगा या कॉन्सेप्ट अमीर अमीर हो जाए और आम लोगों की जिंदगियों में फर्क ना पड़े, वो कौम हमेशा इनसिक्योर रहेगी। सिक्योरिटी तब होती है जब एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब समझते हैं कि हम इस कौम का हिस्सा हैं। तो ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, ये ही जब मैं मदीना की रियासत की बात करता हूं तो वो पहली दफा ये कॉन्सेप्ट आया था इंक्लूसिव ग्रोथ का। उन्होंने पहली दफा दुनिया की तारीख में फैसला किया गया कि हर कमजोर तबके की स्टेट जिम्मेदारी लेगी। जो कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट का आज है, जो मैं समझता हूं कि स्कैंडिनेवियन मुल्कों में, दुनिया में अगर वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का, वो सबसे ज्यादा जो मैंने दुनिया देखी है स्कैंडिनेविया में है। हर तरह एक रियासत अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेती है, वो फिर स्टेक होल्डर बन जाता है उस रियासत को बचाने के लिए, वो असल फोर्स बन जाता है। हर शहरी फिर उस रियासत को बचाने की कोशिश करता है। आप अगर इंक्लूसिव स्टेट का देखना चाहते हैं सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी, तो सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख देख लें। जब भी वो ऊपर अफगानिस्तान से वो निकलते थे तो वो सीधे जाके पानीपत पे लड़ाई होती थी और कोई रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं होती थी। उसकी वजह क्या थी कि फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब है कि ऊपर जो बैठा हुआ है वो उसके पास सारी ताकत है, वो कानून से ऊपर है, वो जो पैसा सारा ऊपर है, और जो निचला तबका है उसका कोई स्टेक नहीं है रियासत के अंदर। तो वो जो मर्जी ऊपर आ जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ता था उसकी जिंदगी को। लेकिन जब ये जो सारा कबायली इलाका अफगानिस्तान, ये क्यों फर्क था? क्योंकि इनका एक डेमोक्रेटिक कल्चर था। इनकी जो जरगा सिस्टम था वो एक डेमोक्रेसी भी थी, और वो फिर वो इंसाफ भी देती थी लोगों को। तो वो फिर अपनी आज़ादी को वैल्यू करते थे, वो फिर रेजिस्ट करते थे किसी को जो उनकी आज़ादी ले। लेकिन जब आपकी आज़ादी नहीं है तो जो मर्जी ऊपर आ जाए। तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं रियासत मदीना का, मकसद ये है कि हम अपने सबसे पहले लोगों को जो सबसे वनरेबल तबका है उसको उसकी जिंदगी को सिक्योर करें। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि मैंने फाइनली कन्विंस कर लिया जितने सूबे हमारे नीचे थे कि हम हर खानदान को सिक्योर करें हेल्थ इंश्योरेंस देके। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस आज ये डेवलप्ड ममालिक के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते। अगर वो इंश्योर अपने आप करते हैं तो प्रीमियम देते हैं। यहां हमने इतनी बड़ा कदम उठाया है कि हर खानदान को हमने हेल्थ इंश्योरेंस दे दी 10 लाख की अपने सूबों के अंदर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स है। बल्कि सवाए सिंध के सारे सूबों के अंदर इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस का सिलसिला चल चुका है, और इंशाअल्लाह मार्च तक हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। फिर जो एहसास के सबसे बड़े हमने प्रोग्राम्स किए आज तक, सबसे ज्यादा पैसा एहसास में कर्जे दिए हैं, गरीब घरानों के लिए हुनर के लिए पैसे दिए हैं, उनको स्टाइपेंड्स दिए हैं। अब ये जो एहसास राशन है ये दिया है। अब ये जो घरों का पहली दफा पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है, जो निचला तबका है, वो अपना घर ले सकता है, खरीद सकता है। जितना वो किराया देता है वो किस्तें दे के, अब वो कॉन्सेप्ट पहली दफा पाकिस्तान में शुरू कर दिया हमने। बड़ी मुश्किल से सारा उसको उस तरफ लेके आए हैं। यानी जो बैंकिंग सिस्टम था वो कर्जे नहीं देता था आम लोगों को, तनख्वाहदार को। हमारे में पाकिस्तान में 0.2% मॉर्गेज फाइनेंसिंग थी। इंडिया के अंदर भी 10% है। यूरोप अमेरिका में 80% से ऊपर है। मलेशिया में 30% है। पाकिस्तान में 0.2% थी। यानी कैश है तो घर बनाओ। तो ये जो पहली दफा शुरू हुआ है और माशाल्लाह बड़ी तेजी से टेक ऑफ कर रहा है, बैंक्स पूरी शिरकत कर रहे हैं, उनको हमने इंसेंटिवाइज किया, तो फिर अपना घर भी होगा।
फिर एजुकेशन सिस्टम, मोहिदा आपने अभी बात की। देखिए, एजुकेशन सिस्टम वही एक कौम बनाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था, इंग्लिश मीडियम, वो तो थोड़े से लोगों को उन्होंने बनाया था जिनके जरिए उन्होंने सारी हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी। तो वो सिस्टम बजाय हम सिंथेसाइज करते, एक नेशनल करिकुलम बनाते, 3 टियर्ड सिस्टम आ गया, एक इंग्लिश मीडियम, फिर उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे। 3 पैरेलल सिस्टम चलने शुरू हो गए पाकिस्तान में। इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं सोसाइटी में। कभी भी सोसाइटी के अंदर इस तरह की आप 3 टियर्ड सिस्टम नहीं करते, और उसके अंदर भी क्लास आ गई। सबसे पैसे वाले ऊपर, उसके बाद निचले, और फिर जो सबसे डिप्राइव्ड कई दफा थे वो तीसरे टियर में चले गए। इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। 25-26 लाख बच्चे दीनी मदरसे में, कोई 3.25 करोड़ बच्चे उसमें उर्दू मीडियम में, और 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम में। तो ये सिस्टम एक तो इस बिल्कुल नाइंसाफी के ऊपर बिल्ट है। हम एजुकेशन अपार्थाइड पैदा कर रहे हैं, फिर 3 डिफरेंट कल्चर बना रहे हैं। कौमियत कैसे आए, एक मुल्क एक तरफ कैसे जाए? तो पहली दफा और बड़ी मुश्किलों से हमने एक नेशनल करिकुलम क्लास 5 तक लेके आए हैं कि कोर सिलेबस, कोर करिकुलम सबके लिए एक ही है क्लास 5 तक, और उसके बाद इंशाल्लाह ऊपर लेके जाएंगे। जो चैलेंज है पाकिस्तान का, वो है रूल ऑफ लॉ। ये कोई भी दुनिया का आप मुल्क देख लें, वो खुशहाल हो ही नहीं सकता रूल ऑफ लॉ के बगैर। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, रोमन्स जब सबसे दुनिया के ऊपर उनका जब एम्पायर था, तो रोमन लॉज थे, बाकियों को वो बार्बेरियंस कहते थे। जिस तरह आज हम बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं, बनाना रिपब्लिक क्या है? इसलिए तो गरीब नहीं है कि उनकी वसाइल की कमी है, इसलिए कि उनके रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये इसका अगर फर्क आपने देखना चाहिए ना, कि एक खुशहाल माशरा और एक माशरे में गुर्बत है, वो एक ही चीज होगी कि एक में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। ये मदीना की रियासत में सबसे पहले जो रूल ऑफ लॉ आया था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे कि कब बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा, यानी कि जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है। और मेरी बेटी भी अगर जुर्म करती है तो सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। आज आप किसी भी प्रॉस्परस माशरे में चले जाएं, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड को कंपेयर करें अपने नॉर्दर्न एरिया से। मैं स्विट्जरलैंड सारा देखा हुआ है, ऑस्ट्रिया देखा हुआ है, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता हमारे नॉर्दर्न एरियाज का। दुगना साइज है हमारा नॉर्दर्न एरियाज का स्विट्जरलैंड से। उनकी सिर्फ टूरिज्म से कोई $60 अरब उनकी इनकम है। हमारा सारा नॉर्दर्न एरिया पड़ा है, हमने कभी उसको टैप ही नहीं किया। क्या वजह है स्विट्जरलैंड आगे निकल गया? आप अगर एक चीज देखेंगे, वहां रूल ऑफ लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है, इदारे मजबूत हैं। कुछ सिर्फ टूरिज्म और दूध और मक्खन वगैरह से वो कहां से कहां पहुंच गए, और टेक्नोलॉजी से, तालीम से। हमारा इस वक्त स्ट्रगल ये है कि हमारे रूल ऑफ लॉ आहिस्ता आहिस्ता एरोड होता गया, और रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से हमारे कार्टेल्स बन गए। और मैं आपको ये मिसाल देता हूं कि कार्टेल्स का क्या सिचुएशन है। हर मुल्क में रेगुलेटर्स होते हैं। रेगुलेटर्स का काम होता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जो भी रेगुलेटर होता है, वो मसलन कंपटीशन कमीशन है, उसका काम है मोनोपोलीज को रोकना और आर्टिफिशियली जो होर्डिंग करके कीमतें ऊपर बढ़ा देते हैं, अवाम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। जिस तरह एससीसीपी है, जिस तरह स्टेट बैंक है, ये सब रेगुलेटर्स हैं। मैंने रेगुलेटर्स की मीटिंग बुलाई, मैंने उनको कहा कि जो जिस तरह का आपका काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, आप पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर रहे। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, वो आप समझें कि रूल ऑफ लॉ की कितनी जरूरत होती है मुल्क को। उन्होंने कहा हमारे पास, हमारे ऊपर 900 केसेस हैं, 900 स्टे ऑर्डर्स हैं।
यानी स्टे ऑर्डर क्या है कि रेगुलेटर को अपना काम करने से रोक दिया कार्टेल्स ने, और कितना पैसा अवाम का जो वो स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुका हुआ है, 250 अरब रुपया, और स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं क्योंकि ताकतवर हैं। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रगल है हमारा जो, और वो स्ट्रगल की तरफ हम निकल चुके हैं। कभी भी इस तरह ताकतवर को इस माशरे ने कोशिश नहीं की कानून के नीचे लाने की। और ये आपकी ये जो स्ट्रगल है, ये है बैटल फॉर सोल ऑफ पाकिस्तान, और ये भी नेशनल सिक्योरिटी पर रिफ्लेक्ट करती है कि उसमें बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो सबसे बड़ा इंपेडिमेंट है कि उनको डर होता है कि जब वो जाके कहते हैं जी हमें बाहर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम को कहते हैं कि जी हम यार उसको ट्रस्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ी रुकावट है हमारी मुल्क की ग्रोथ में, इकोनॉमी में। 22 करोड़ की आवाम है इस वक्त। हमारा जो मार्केट है पाकिस्तान में और यंग पॉपुलेशन है, यहां तो हर दुनिया की बड़ी कंपनी को आना चाहिए। सो जो नेशनल सिक्योरिटी की आपने बात की, ये एक मल्टी डायमेंशनल इसलिए है कि सबको एक ही तरफ अब जाना है। अब मैं एक्सपोर्ट्स की बात करता हूं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछले 5 साल जो हमारे आने से पहले वो स्टैग्नेट कर गई। अब अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ रही, मुल्क में वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकती है, तरक्की कैसे कर सकता है? कि जब आप बाहर से चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं तो कोई मुल्क भी आगे नहीं जा सकता। तो फिर जब हमने स्टडी किया तो रियलाइज किया कि हमारे तो जो सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है कि मुल्क की जरूरत है एक्सपोर्ट्स बढ़ानी, और वहां इंपेडिमेंट्स हैं, रुकावटें डाली हुई हैं एक्सपोर्टर्स के रास्ते में। और रुकावटें नहीं, जो फॉरेन इन्वेस्टर आए उसके रास्ते में रुकावटें डाली हुई हैं। तो जब तक हम, और अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरा अब सारी डिपार्टमेंट्स को अलाइन कर रहे हैं एक ही तरफ कि किस तरह हमारे मुल्क में डॉलर्स आ सकते हैं। वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकती है, किस तरह हमने चाइना से कौन सी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को रीलोकेट करवाना है पाकिस्तान में। हमने एग्रीकल्चर में क्या करना है, क्या वजह कि हम इतना बड़ा बिल है हमारा पाम ऑयल इंपोर्ट्स का, क्यों सारा हमारा पास कोस्ट पड़ा हुआ है, समुंदर पड़ा हुआ है जिधर पाम ऑयल उग सकता है। यानी ये कभी भी चीजें नहीं हमने सोची कि हम किस तरह अपने मुल्क में अपनी एक्सपोर्ट्स और अपनी ये जो करंट अकाउंट का जो बॉटलनेक आता है इसको कैसे दूर कर सकते हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स सिर्फ थोड़े से इंसेंटिव्स दिए और आईटी एक्सपोर्ट्स 70% बढ़ गई हैं और सबसे तेजी से बढ़ रही हैं, और सबसे जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी में। कहने का मकसद ये है कि हमने जो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आए हैं ये ऑल एनकम्पसिंग है। इसमें चैलेंजेस भी आगे क्या है, पानी का बड़ा चैलेंज है। पहली दफा गवर्नमेंट 10 नए डैम्स बना रही है, और इंशाल्लाह इसको हमने डेकेड ऑफ डैम्स बनाया है कि हम अपने आप को पानी सिक्योर करने के लिए ये जो हमारी डैम्स हैं ये 10 साल तक कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे वाटर रिजर्वॉयर बढ़ जाएगा, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी को इंपैक्ट आएगा। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। पाकिस्तान वनरेबल है, उन 10 मुल्कों में से है जो सबसे ज्यादा वनरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। और मुझे फख्र है कि हमें दुनिया अब एक्नॉलेज करती है कि हम उन मुल्कों से जिन्होंने सबसे ज्यादा आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करने की तरफ। ये भी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। और फाइनली जो हमारी डेवलपमेंट की, जब इंक्लूसिव की हम बात करते हैं तो हम एक तो ये करते हैं कि हमारा जो निचला तबका है उसको हमने ऊपर उठाना है और उसकी पूरी कोशिश है, लेकिन साथ साथ जो हमारे इलाके पीछे रह गए हैं, बलूचिस्तान पीछे रह गया, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान की हम डेवलपमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा तवज्जो दें जो हमने नहीं दी। हमारा जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फॉर्मर कबायली इलाका है, उसके अंदर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो बहुत पीछे रह गई है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको हम स्पेशल पूरी कोशिश करें कि उनको ऊपर लेके आए। जिस तरह ईस्ट जर्मनी पीछे रह गया था, जब यूनिफिकेशन हुई तो
ایکسٹرا پیسہ خرچ کیا گیا اس جرمنی کے اوپر کہ ان کو ان کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لے کے آئیں. تو اس لیے اور اس طرح گلگت بلتستان اس کا ایک لمبو میں تھا, ان کا سٹیٹس ہی وہاں بڑی ڈسکنٹینٹ پیدا ہو رہی تھی, تو اس کا ہم نے پروونشل سٹیٹس کیا تاکہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو فیل کرے کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں. سو ہم جو ڈیولپمنٹ کی انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف نچلے طبقے کو اوپر نہیں لانا بلکہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی ہم نے ساتھ ڈیولپ کرنا اور ان کے اوپر پوری توجہ دینی ہے. میں آخر میں پھر معید آپ کو اور آپ کی نیشنل سیکورٹی ڈویژن کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی اور ایک ایسی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی ہے اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے جو ساروں کو اب اورینٹیٹ کر رہی ہے آل انکمپسنگ نیشنل سیکورٹی کی طرف. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نیشنل سیکورٹی پالیسی کے پبلک ویژن کے اجرا کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کبھی ملک میں ایکسپورٹ بڑھانے پر توجہ نہیں دی. بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ترقی پر کام کرنا قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے.